बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेक्सलेंसोप्राज़ोल के बारे में। डेक्सलेंसोप्राज़ोल को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स कहा जाता है। इन शॉर्ट इनको पीपीआईज कहा जाता है। पीपीआईज में डेक्सलेंसोप्राज़ोल के अलावा ओमिप्राज़ोल, इसोमिप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल और लेंसोप्राज़ोल जैसी दवाइयाँ भी शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो दवाई है ये काम कैसे करती है। हमारे जो स्टमक है, जो मैदा है, उसके अंदर सेल्स होते हैं जिसको हम पैराइटल सेल्स कहते हैं, और उन सेल्स में एक पंप या एक एंजाइम होता है जिसको हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप या हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम कहा जाता है। पैराइटल सेल्स में ये एंजाइम पाया जाता है, और इस एंजाइम का या इस पंप का काम क्या होता है? इस पंप का काम होता है एसिड की प्रोडक्शन करना। अब होता क्या है, जब हम ये दवाई यानी डेक्सलेंसोप्राज़ोल का इस्तेमाल करते हैं तो ये दवाई जाके इस पंप को हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप के साथ बाइंड करके इस पंप को ब्लॉक कर देता है, उस पंप को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाती है या रुक जाती है। इसलिए इनको हम हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप इनहिबिटर्स भी कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इस दवाई को हम कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या इसके यूजेस है। तो सबसे पहले इसकी यूज है, एक बीमारी है जिसका नाम है गर्ड, जिसका फुल फॉर्म बनता है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अब ये डिजीज होती क्या है, इसके ऊपर पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात की है। जितनी भी पीपीआईज के ऊपर मैंने बात की उन सब में मैंने डिटेल में इस को छेड़ा है कि गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज होता क्या है। लेकिन थोड़ी सी बात इस वीडियो में भी करते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारे खुराक की नाली है उसके निचले वाले हिस्से में एक स्फिंक्टर होता है जिसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो जब खुराक की नाली से पास हो के मैदे में चला जाता है तो मैदा और खुराक की नाली के बीच में वो जो स्फिंक्टर है वो पाया जाता है। तो वो स्फिंक्टर खुलता है जिसकी वजह से जो खुराक है वो खुराक की नाली से मैदे में चली जाती है। ये तब होता है जब आपका फूड का स्टिमुलस उस स्फिंक्टर तक पहुंचता है, कि उस स्फिंक्टर को ये पता चलता है कि जी ऊपर के खुराक की नाली से जो है वो खुराक आई हुई है, तो मुझे खुलना है, और जब वो खुलता है तो तब फूड जो है वो स्टमक में चला जाता है। लेकिन गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में होता है क्या है कि कुछ एक एनाटॉमिकल रीजंस की वजह से, और रीजंस क्या है वो मैंने गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज का जो वीडियो है उसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो स्फिंक्टर है वो गैर ज़रूरी तौर पे खुल जाता है, यानी उसको नीड नहीं होती खुलने की, खामखा ये खुल जाता है, और जिसकी वजह से जो स्टमक के कंटेंट है वो एसोफेगस के निचले वाले हिस्से में आते हैं, यानी खुराक की नाली के निचले वाले हिस्से में आते हैं, जिसकी वजह से वो एसोफेगस को इरिटेट करते हैं, एसोफेगस की इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, और इस इन्फ्लेमेशन को हम एसोफिजाइटिस कहते हैं। तो इस कंडीशन को गर्ड कहा जाता है, जिसमें स्टमक का कंटेंट जो है, मैदे के जो कंटेंट्स है वो एसोफेगस में आते हैं, खुराक की नाली में आते हैं, इसको गर्ड कहते हैं। और इस खुराक की नाली में आने की वजह से ये जो इन्फ्लेमेशन होती है खुराक की नाली को, इसको हम एसोफिगाइटिस कहते हैं। तो एसोफिजाइटिस और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, इन दोनों कंडीशंस में हम डेक्सलेंसोप्राज़ोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो पहले यूजेस हैं। उसके अलावा कौन से बीमारियां हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो है पिप्टिक अल्सर डिजीज। उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है। इन शॉर्ट, पिप्टिक अल्सर डिजीज जो है वो दो तरह की होती है, एक को गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है, एक को ड्यूडेनल अल्सर कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि या तो आपके मैदे में या आपके जो छोटी आंतें हैं उसमें फोड़े बन जाते हैं, तो उसमें भी आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह एक और सिंड्रोम है जिसको हम ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं, उसमें भी हम डेक्सलेंसोप्राज़ोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है वो है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जिसको हम आम अल्फाज में मैदे का जरासीम जो कहते हैं, उसमें भी हम इसको एंटीबायोटिक्स के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी इसकी यूजेस है। तो आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जब भी आपको एसिडिटी का मसला है, जब आपके मैदे में गैस का मसला है, जब आपको बदहजमी है, या जब आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा कड़वा पानी मुंह में आ रहा है, तो उन सब हालत में हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या कुछ हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स डेक्सलेंसोप्राज़ोल के उसमें जो है वो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स है, कोई इतना बड़ा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसमें है दिलमतली का होना, उल्टी का आना, डायरिया का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, डिज़ीनेस यानी चक्कर का आना, सर में दर्द का होना, ये कुछ एक माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि 100 में से 2 या 3 लोगों में इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या-क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन सिर्फ एक ही है कि अगर किसी को
इस दवाई से यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के मेडिकेशन से एलर्जी है तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है प्रेगनेंसी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में डेक्सलेंसोप्राज़ोल सेफ है, क्या प्रेगनेंसी में ओमेप्राज़ोल सेफ है, क्या प्रेगनेंसी में इस ओमेप्राज़ोल सेफ है। अमूमन पीपीआई से हवाले से यही एक क्वेश्चन होता है। तो जी हाँ, डेक्सलेंसोप्राज़ोल जो है वो ईजिली और आप जो है बेझिझक प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमिप्राज़ोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इस ओमिप्राज़ोल विद कॉशन आपने इस्तेमाल करनी होती है। पेंटोप्राज़ोल के साथ भी यही सीन है, लेकिन आजकल डॉक्टर्स प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा अगर किसी को एसिडिटी का इशू होता है तो सबसे ज़्यादा कोई पीपीआई यूज़ की जाती है तो वो डेक्सलेंसोप्राज़ोल यूज़ की जाती है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें कि कितनी कितनी मिलीग्राम में ये अवेलेबल है, तो जो डेक्सलेंसोप्राज़ोल है ये 30 mg और 60 mg में अवेलेबल है। जैसे कि हम जानते हैं कि ओमिप्राज़ोल, इसोमिप्राज़ोल वगैरह जो है वो आपको 20 mg और 40 mg में मिलते हैं, लेकिन डेक्सलेंसोप्राज़ोल आपको 30 mg और 40 mg में अवेलेबल है। एक और इम्पोर्टेंट बात है डेक्सलेंसोप्राज़ोल के हवाले से, वो ये है कि इसका फूड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अमूमन आपने नोट किया होगा कि जब भी कोई डॉक्टर ओमिप्राज़ोल, इसोमिप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल लिखता है प्रिस्क्रिप्शन में, तो वो हमेशा ये कहता है कि सुबह नाश्ते से पहले आपने इस दवाई का इस्तेमाल करना है या रात को खाने से पहले आपने इस दवाई का इस्तेमाल करना है। याद रहे डेक्सलेंसोप्राज़ोल का फूड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खाने के बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नाश्ते से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रात के खाने से नाश्ते से बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रात के खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रात के खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिलेशन विद फूड। डेक्सलेंसोप्राज़ोल का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये सारी बातें थी अबाउट डेक्सलेंसोप्राज़ोल। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।